ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर किए जाने वाले हमलों पर मुआफी मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेगा जब तक कि वहां से हमले शुरू ना हो। अमूरी कौंसिल ने पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले ना करने की मंजूरी दी है जब तक ईरान पर वहां से हमला शुरू नहीं होता। ईरान की जानिब से उन्हें मजीद निशाना नहीं बनाया जाएगा। हमने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। खित्ते में अमरीकी तनसीबात और सहूलियात को निशाना बनाया गया है। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफी नहीं करती। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान अमरीका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। उधर ईरानी कौमी सलामती कमेटी का कहना है खामनाई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान ने हमसाया ममालिक से मुआफी हमारी वजह से मांगी। ट्रंप ने ईरानी माजरत का क्रेडिट खुद ले लिया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान ने हमसाया ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। वो अब मशरिक वस्ता का गुंडा नहीं बल्कि एक हारा हुआ मुल्क है। हमारे दबाव के तहत हमसाया ममालिक पर हमले न करने का ऐलान किया है। हजारों साल में ये पहला मौका है कि ईरान को मशरिक वस्ता में शिकस्त हुई है। ईरान मशरिक वस्ता पर कब्जा करके वहां हुकूमत करना चाहता था। ईरान को दबाव में लाने के लिए सख्त हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि तेहरान पर हमला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं कर देता। हम ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं। अमरीकी फौज कामयाबी से ऑपरेशन कर रही है। हम किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरान जंग पर पहला अवामी बयान। कहा कि कौम हालत जंग में है, हमारी खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। हम बहुत मजबूत हैं, हमें तोड़ा नहीं जा सकता। अपने मुल्क, अवाम और ख़ानदान के लिए फ़र्ज अदा करते रहेंगे। दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि यूएई खूबसूरत मुल्क है। उम्मीद है ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन वलीद से मुलाकात। फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल में मदद मिलेगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरा सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फरीक़ैन ने जोर दिया कि इश्तियाल अंगेजी और बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती है। दोनों रहनुमाओं का बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फरोग के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इस्हाक़ डार का खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदावी से भी टेलीफोनिक राबिता। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सादगी और बशत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश की जाएंगी। लाहे अमल से अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो पेट्रोल पंप या कंपनी मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पाई गई तो उसको फौरन बंद किया जाएगा और उसका लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम चारों सूबों का दौरा करें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला ताअत्तुल फराहमी के हवाले से लाहे अमल तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम से मुताल्लिक़ फ़ाल कमेटी की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को मज़ीद फ़ाल तौर पर काम करने और जल्द अज जल्द काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। खाता चल गया ना ये फिर असं पूरे करन और क्या कर रहे हैं क्या कर देना ये जी फिर खाना तो नहीं है, मजदूरी तो करनी है, बड़े अच्छा नहीं हुआ। काम पर रहम करे, इतना तो नहीं है जितना हो गया। पेट्रोल की जो कीमत है ना ये बढ़नी नहीं चाहिए थी क्योंकि अभी तो बकौल हुकूमत गई हमारे पास 1 महीने का पूरा स्टॉक पड़ा है। हमको तंग कर रहे हैं तो यही होगा, नहीं चलाएंगे, बाइक बंद कर देंगे। पाकिस्तान में तो जंग न लगी,
इतना महंगा एकदम कर दिए। जो पेट्रोल इनके पास है ना, वो तो पेट्रोल ये कम से कम पहले वाले रेट पे देना हमें। रातों रात तकरीबन 50-60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। इसका हम लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा है। आवाम पे रहम करें, आवाम इस कंडीशन में नहीं है कि इतना जुल्म बर्दाश्त कर सके। रमज़ान में पहले से महंगाई है, गरीब लोग क्या करें? हाँ, आटा पूरी करें, चीनी पूरी करें, घी पूरी करें, कि पेट्रोल पूरा करें। को रात को इसी तरह 55 रुपये पेट्रोल महंगा करते तो हम गरीब लोग 800-1000 रुपये मजदूरी लेते, तो उसमें पेट्रोल किधर से डालें? हुकूमत का डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। मिट्टी का तेल भी 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम पच पड़े। कीमतों में इजाफे को गरीब अवाम के साथ ज्यादती करार दिया और कहा कि मुल्क में वाफर मिकदार में पेट्रोल और डीजल मौजूद है। नई खेप के पहुंचने से कबल इतना बड़ा इजाफा अवाम के हक पर डाका है। लगता है कि हुकूमत की पॉलिसी गरीब खत्म करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात भी सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% का इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, जबकि एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए। अशिया की तरसील महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। फजाई कंपनियों की जानिब से एयर टिकट्स भी महंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बायस मुल्क में कीमतें बढ़ाना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जबकि तलब व रसद के बारे में भी मुशावरत। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, पाक अफगान कशीदगी पर भी तफसीली बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। ईरान पर इस्राएली हमलों की नई खौफनाक लहर। तेहरान के जुनूब, शुमाल और मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इस्राएली और अमरीकी तैयारों की शदीद बमबारी। हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1350 से जायद हो गई। सेहूनी तैयारों की जनूबी लबनान में भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के बाइस मशरिक़ वस्ता में 200 बच्चे जाँ बहक। अमरीका का दावा है कि ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को तबाह कर चुके हैं। 3000 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन में फ़ज़ाइया, बहरिया और ड्रोन सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। पैट्रियट और थॉड मिसाइल दिफाई निज़ाम का भी इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में F-35, F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। B-2 स्टेल्थ और B-1 बमबार भी ऑपरेशन का हिस्सा रहे। दूसरी जानिब इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के ठिकानों को जनूबी लबनान और बका वैली में निशाना बनाने का दावा। इस्राएली फौज के मुताबिक हमलों में रॉकेट लॉन्चर्स, हथियार जखीरा करने की जगहें और दीगर फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान की अमरीका और इसराइल पर हमलों की 24वीं लहर। ईरानी फौज ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, वस्ती और जनूबी इसराइल और मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों के बाद तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतें तबाह। इराक में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर आ गईं। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। अरबेल में होटल को भी निशाना बनाया गया। उर्दन में ड्रोन हमला, थाट मिसाइल का रेडार तबाह। सऊदी वजारत दिफा का 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैती आर्मी ने भी 12 और 14 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। हिम्मत है तो आबनाए हुर्मत से गुजर कर दिखाओ। ईरानी फौज की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि सिर्फ अमेरिका और इस्राएली जहाजों को ही आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाजत नहीं, बाकी सब के लिए रूट खुला है। हम आबनाए हुर्मस में अमरीकी फौज का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी फैसला करने से पहले अमरीकियों को 1987 में अमरीकी सुपर टैंकर में आग लगने का वाकया और हालिया ऑयल टैंकर्स पर हमलों को याद रखना चाहिए। आबनाए हुर्मस अमरीका, इसराइल और यूरोपीय जहाजों के लिए नो गो जोन करार दिया गया है। उधर मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर पर ईरानी फौज ने ड्रोन हमला कर दिया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि टैंकर को अमरीका के असासों में शुमार किया जाता है।
ایرانی فوج کا امارات میں الزفرا ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے امریکی سیٹلائٹ کے مواصلاتی نظام اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا۔ امارات کی وزارت دفاع کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 1305 ایرانی ڈرونز کا سامنا کیا ہے۔ 1229 ڈرونز کو روکا گیا ہے اور 76 ڈرونز اماراتی سرزمین پر گرے۔ عرب امارات کی طرف آنے والے 8 کروز میزائلوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شیبہ آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 6 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تمام ڈرونز کو فضا میں ہی روک لیا گیا۔ ایک اور حملے میں دارالحکومت ریاض کی طرف آنے والے 1 ڈرون کو بھی مار گرایا گیا۔ قطری فوجی حکام کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے 10 ڈرونز قطر کی طرف بھیجے گئے۔ زیادہ تر ڈرونز تباہ کر دیے گئے، صرف 1 ڈرون دور دراز علاقے میں گرا۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کے سافٹ گہرے بنکرز میں لوگ مرے۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی بتایا نہیں جاتا۔ اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل میں صورتحال دیکھنے کے لیے اسپتال نہیں جا سکتے۔ اسرائیل اپنی موت سے متعلق دنیا کو جھوٹ بتاتا ہے۔ ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی ہے۔ ایران میزائل اور ڈرون مار رہا ہے۔ اسرائیل میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن بھی نہیں بجتے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو $151.8 ملین کے بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک بار پھر کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے منظوری دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے منطق پیش کی کہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اختیارات استعمال کیے گئے۔ اس پیکج میں تقریباً 12,000 جنرل پریز بم باڈیز شامل ہیں، جن کا وزن 1,000 پاؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ تکنیکی اور لاجسٹک معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث اسرائیل کو فوری دفاعی سامان دینا ضروری تھا۔ دوسری جانب امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا، جس میں ایران کے عرب ممالک پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ سعودی عرب، قطر، مصر سمیت دیگر ممالک نے اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا حقدار کون؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ ٹرافی کے لیے دفاعی چیمپئن بھارت اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے۔ نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ فائنل سے قبل اختتامی تقریب سجے گی۔ نامور گلوکار رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے۔